आइए, तो भारत में विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसकी बात कर रहे हैं अपने। इसमें कई चीज़ें जुड़ी है, उसको मैं लेके चलूँगा। लेकिन सबसे पहली बात तो ये होती है कि विदेशी निवेश क्या होता है। नाम से ही पता लग रहा है कि विदेश के द्वारा हमारे देश में किया गया इन्वेस्टमेंट, सिंपल सी बात है। लेकिन सवाल ये होता है, क्या हर व्यक्ति निवेश कर सकता है क्या? जैसे अमेरिका में कोई व्यक्ति है, वो हमारे यहाँ निवेश कर सकता है? बताइए, ध्यान से समझना मेरी बात को। वो जो निवेश करता है अमेरिका का व्यक्ति, करने वाला तो व्यक्ति ही होता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकता। वो क्या, किसी संस्था के माध्यम से करता है। जैसे वहां कोई संस्था होती है, वो उसको डॉलर देता है, कहता मेरा इतना पैसा इन्वेस्ट कर दो, वो फिर इंडिया में लगा देते हैं या किसी अन्य देश में लगा देते हैं। तो जो विदेशी निवेश होता है, वो ध्यान रखना एक संस्था के द्वारा किया जाता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो। तो एक लाइन लिख दीजिए, भारत में विदेश में स्थित किसी संस्थागत निवेशक के द्वारा ही निवेश किया जाता है। भारत में विदेश में स्थित किसी संस्थागत निवेशक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा ही निवेश किया जाता है। एक छोटा सा नोट डाल के लिख दीजिए, व्यक्तिगत निवेशक मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर। व्यक्तिगत निवेशक को भारत में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। व्यक्तिगत निवेशक को भारत में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। चले, आइए, ये बात क्लियर हुई। अब देखो, जो विदेशी निवेश है, पेज के बीच में लिखो, विदेशी निवेश के दो रूप होते हैं। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो रूप होते हैं। ये दो रूप कौन कौन से हैं? एक होता है FPI। FPI इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्ट। कभी नाम सुना हो? पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। दूसरा होता है FDI। अब मूल रूप से जो हम बात करने जा रहे हैं, जो करंट के अंदर चर्चा के अंदर है, वो हम इसकी कर रहे हैं, FDI की। ठीक है ना? ये होता है, ये क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपने हिंदी में कभी पढ़ा हो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऐसा निवेश जो डायरेक्ट विदेश से आया है, हमारे डायरेक्ट रूप से किया गया है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। चले, आइए, अब देखिए, दो तरीके से होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? जैसे मेरे संस्थान में किसी ने इन्वेस्ट किया, तो मेरे संस्थान के शेयर खरीद लिए। यदि वो वहां तक सीमित रहता है तो ठीक है, लेकिन यदि वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है
ठीक है ना। मैनेजमेंट में, एक तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है और एक शेयर में पार्टिसिपेट करता है, दोनों बातों पे डिपेंड है ये दोनों। तो ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, शेयर में तो भागीदारी होती है, उसमें तो पार्टिसिपेट होता है। जैसे मान लीजिए मेरे को लाभ हुआ तो जो हिस्सा हमारा बना हुआ है उसको लाभ होगा, मेरे को हानि हुई तो उसको भी हानि होगी, ये तो होती है। लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं होता है, प्रबंधन में भागीदारी नहीं होती है। ये पोर्टफोलियो निवेश होता है, पोर्टफोलियो निवेश होता है। चले, चलो आइए, इसमें लिखो, यह निवेश शेयर बाजार के माध्यम से होता है। ऑब्वियसली बात है, जब आप शेयर खरीदोगे उसके माध्यम से होगा ये। क्लियर होगी बात सारे? यहां पर एक नोट डाल के लिखना है, एक नोट डाल के लिख दीजिए। लिखो, यदि कोई कंपनी 10% से अधिक शेयर खरीदती है, यदि कोई कंपनी 10% से अधिक शेयर खरीदती है, ठीक है। अब देखिए, इसने शेयर खरीदे हैं तो ये कौन सा निवेश हो गया? एफपीआई। ये देखो, शेयर मार्केट के माध्यम से होता है तो एफपीआई हो गया। लेकिन एक कंडीशन है, यदि 10% से ज्यादा शेयर खरीद लिए तो उस एफपीआई को ही हम एफडीआई में मानेंगे। तो इसमें लिख दीजिए, क्या लिखा दिया? यदि कोई कंपनी 10% से अधिक शेयर खरीदती है तो इस प्रकार का एफपीआई, इस प्रकार का एफपीआई लिखा हुआ है ना, ये एफडीआई माना जाएगा। इस प्रकार का एफपीआई एफडीआई माना जाएगा। चलें, आइए, अब ये क्या होता है? अब इसमें क्या होता है, जो निवेशक होता है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है और प्रबंधन को भी प्रभावित करता है। मतलब शेयरों में तो भागीदारी होती है, जो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ मैनेजमेंट को भी प्रभावित करता है। अपने हिसाब से वो काम भी करवा सकता है। जैसे मेरे यहाँ किसी ने एफडीआई कर दिया तो वो कह सकता है, नहीं जी इस क्लास को यहाँ ट्रांसफर करो, समझे? तो इसमें लिख दीजिए, इसमें निवेशक, इसमें निवेशक प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट, इसमें निवेशक प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करता है। प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करता है, डायरेक्ट करता है, और प्रबंधन को भी प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करता है और प्रबंधन को भी प्रभावित करता है। दोनों चीजें समझ गए? मैं दोबारा बता देता हूं। पोर्टफोलियो जो निवेश होता है, एक तो शेयर मार्केट से होता है, ठीक है, केवल शेयर में ही भागीदारी होती है, मैनेजमेंट में भागीदारी नहीं होती है, इंटरफेयर नहीं कर सकता। समझे बात को? ठीक। लेकिन यदि उसने 10% से ज्यादा शेयर खरीद लिए तो इस प्रकार का एफपीआई एफडीआई होगा।
इसमें क्या होता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है, आता है, देखता है क्या चल रहा है भाई। प्रबंधन में भी होता है। ये जो एफडीआई होता है, ये दो रूप होते हैं। एफडीआई के नीचे लिखना, दो प्रकार का होता है, रूप कर दो या जो भी है। दो प्रकार का होता है। एक का नाम है ग्रीनफील्ड एफडीआई, ग्रीनफील्ड एफडीआई। दूसरा होता है ब्राउनफील्ड एफडीआई। ग्रीनफील्ड एफडीआई, ब्राउनफील्ड एफडीआई। चले, आइए अब देखिए ग्रीनफील्ड क्या होता है और ब्राउनफील्ड क्या होता है। ग्रीनफील्ड का मतलब ये होता है जब निवेशक बिल्कुल नई कंपनी की स्थापना करता है। विदेश से कोई कंपनी आई, उसने यहां एक नई कंपनी अपनी खुद की स्टार्ट कर ली, जगह खरीदी, सरकार से बातचीत की, फिर यहां पैसा लगाया या फिर वैकेंसी निकाली, बिल्कुल नई कंपनी, तो होता है ग्रीनफील्ड। लेकिन यदि यहां पर कोई निवेशक आया और पहले से चल रही कंपनी या तो उसमें हिस्सेदारी कर ली या पूरा खरीद लिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्राउनफील्ड। जैसे मान लीजिए अमेरिका से कोई व्यक्ति यहां आता है, इंडिया के अंदर आता है और यहां पर आकर वो एक कोचिंग संस्थान खोल लेता है, ठीक है ना, किसी भी नाम से कोई कोचिंग संस्थान उसने खोल दिया, ABCD कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया, ठीक है, उसमें SSC रेलवे की तैयारी करवाई जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रीनफील्ड। अब अमेरिका से कोई निवेशक आता है, यहाँ पर ये राकेश मेहरा जी के क्लास से चल रहा है, मेरे कहता है सर अब हम इसको चलाएंगे, या तो आप पूरे ही हट जाओ या थोड़े से हट जाओ, ठीक है ना, या तो पूरा ही मेरे को पैसा दे देगा जी अब हमारा ही चलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ब्राउनफील्ड हो जाएगा। इतना शांतर है। और यही एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्रीनफील्ड एफडीआई क्या होता है, ब्राउनफील्ड एफडीआई क्या होता है। तो इसमें लिख दीजिए, ग्रीनफील्ड के नीचे लिखिए, जब निवेशक बिल्कुल नई कंपनी की स्थापना करता है, बिल्कुल नई कंपनी की स्थापना करता है, नई कंपनी की स्थापना करता है। लिखिए, जब निवेशक पहले से स्थापित कंपनी को विलय कर लेता है, विलय कर लेता है, मर्ज कर लेते हैं ना, ठीक है ना, दोनों मिलकर, जी आप वाला सारा सिस्टम हमारे अंदर विलय कर लेता है या खरीद लेता है, या खरीद लेता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ब्राउनफील्ड एफडीआई। चले, आइए अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो करंट की है, रिपोर्ट है नई, रिपोर्ट ये है भारत में, पेज के बीच में लिखना, सर्वाधिक एफडीआई, ठीक है, यहां ध्यान रखना न्यूनतम की बात नहीं होती है, सबसे कम एफडीआई कौन करता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कई बार में सोचने लग जाओगी सर सबसे कम कौन सा, क्योंकि आदत होती है कि ज्यादा है तो कम भी आएगा, ऐसा नहीं है, इसमें अधिकतम की ही बात होती है, ठीक। सबसे ज्यादा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी यहां पर कितना निवेश करते हैं, तो हमें
3 एंगल से इसको देखना पड़ेगा। किस क्षेत्र में होता है? मतलब हमारे यहां यदि कोई विदेशी निवेश आता है, एफडीआई जो आता है, वो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र के अंदर होता है? ठीक है ना। दूसरी ये बात है, कौन सा देश करता है? वैसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है भाई, कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो सबसे ज्यादा ये बात ज्यादा पूछी जाती है। ये भी पूछते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं यहां पर बता रहा हूं जो प्रोमिनेंट है, ठीक है ना, जो ज्यादा पूछा जाता है वो देश का नाम पूछते हैं। ठीक है, एक ये भी पूछ लेते हैं, किस राज्य में होता है? अब ये पर ईयर होता है, ध्यान रखना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आरएएस के एग्जाम में आया था 2018 में। चलिए जी, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये है जून 2024 की रिपोर्ट है। ये सरकारी आंकड़े हैं, ध्यान रखना, सरकारी आंकड़े हैं ये, और जून 2024 के अंदर ये आए हैं। अब पुराना क्या है, कैसे क्या है, उसको जानने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो होता है ये, यदि मैं क्षेत्र की बात करूं तो सबसे ज़्यादा होता है सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर के अंदर होता है सबसे ज़्यादा। अब सर्विस सेक्टर देखो, आप जानते ही हो, बैंकिंग है, बीमा है, फिनेंस है, आउटसोर्सिंग है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, वो सब इसके अंदर आता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा लिखिए इसके अंदर, हाँ इसके आगे एक लाइन और लिखो, पहले इसके आगे लिखो 16%। बाई चांस आपसे ऐसा पूछ ले कि जो एफडीआई होता है सेवा क्षेत्र में कितना होता है, ये पूछा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 16%। दूसरे नंबर पर लिखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब मेरे से ज्यादा इसके बारे में आप ज्यादा जानते हो। दूसरे नंबर पर इसमें एफडीआई ज्यादा होता है, इस क्षेत्र के अंदर होता है, और ये जो है ये है 6%, ये 6% होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, अब जो है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, ठीक है, इसी में डाल दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर मत लिखो चाहे, 6%, ट्रेडिंग 6%। ठीक है ना, ये ऐसे मामले हैं सारे, शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब इसमें क्या है, आप मेरे हिसाब से ये वाली बात ज्यादा ध्यान रखो कि हमारे सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि दूसरे नंबर पर जैसे टेलीकॉम वगैरह लिख देते हैं। टेलीकॉम क्या है? हाँ, ये उसी में तो आ जाता है, सिंपल सी बात है, तो घबराने वाली बात नहीं है। और वैसे भी टेलीकॉम क्या है, कौन से सेक्टर में आता है? सर्विस सेक्टर में ही आता है। भाई आपका मोबाइल कौन से सेक्टर में है, इंडस्ट्रियल है या कृषि है? इंडस्ट्रियल है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखो। अब जो आपको बताने जा रहा हूं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, या पहले राज्य का निपटा दो। सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा एफडीआई जो होता है महाराष्ट्र के अंदर होता है। महाराष्ट्र, परसेंटेज वगैरह जानने की कोई जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एफडीआई होता है। दूसरा कर्नाटक, तीसरा गुजरात। अब देखो, वो वाला जो मामला है, ये वाला, ये तो देखिए जनरली बदलता नहीं है, ये ऐसे ही रहता है, क्योंकि हम किस मामले में दक्ष है,
वो बात यहाँ होती है और सब देख रहे होते हैं, तो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये तो लगभग फिक्स सा होता है, लेकिन ये जो होता है इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है ना। होते ये है, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जो विकसित राज्य है उन्हीं में हो गया। राजस्थान वगैरह तो फिर बहुत नीचे आते हैं। ये बाई चांस ऑप्शन भी आए तो उसको काट सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। होता यही है, कभी कर्नाटक पहले आ जाएगा, कभी गुजरात पहले आ जाएगा, ऐसे चलता रहता है ये, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 2018 में आया था, तब उसका आंसर अलग था, अब जो आएगा उसका आंसर अलग है। अगली बार पता नहीं क्या, ठीक है। कभी अमेरिका आ जाता है, कभी मॉरिशस आ जाता है, कभी सिंगापुर आ जाता है, कभी नीदरलैंड आ जाता है, ऐसे करके ये चलता रहता है, ठीक है ना। तो इस बार जो है सिंगापुर पहले नंबर पर है, सिंगापुर पहले नंबर पर है ये। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर लिखिए मॉरिशस, मॉरिशस। अब आप देखिए, जब आप आरएएस परी 2018 का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें क्या आया है, भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई करने वाला देश कौन सा है। अब उस समय उसका आंसर मॉरिशस था, अब नहीं होगा ये, समझे ना। तो पुराने पेपर जब पढ़ो तो ध्यान से, वो फिर 2018 की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब जो बात हो रही है ये देखो फिनेंशियर होता है हमेशा, ये फिनेंशियर होता है, उसको लिखा जाता है। तो हम जो बात कर रहे हैं 2023-24 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिनेंशियर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, तभी तो आप देख लीजिए जून के आसपास इसके आंकड़े आ गए, ठीक है ना। ऐसे होता है ये। तो चीजें बहुत ध्यान से करनी है आपने, अच्छे तरीके से। ये सीधे क्वेश्चन आते हैं। तीसरा लिख दीजिए अमेरिका, तीसरा लिख दीजिए अमेरिका। आइए, ये जो पेज है ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी ध्यान ना रहे, ठीक है ना। इसको ध्यान रख लेना। जनरली यही आता है, 70% के आसपास जितने पेपर देखोगे ना यही आता है। ये 1 साल तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले साल क्या होगा ये भी हो सकता है, बदल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आइए, अब कुछ छोटी मोटी जटिलताएं हैं, उनको लेके चलते हैं। वो भी एक आंकड़ा है हमारे पास, ठीक है। इधर 2 मिनट रुक जाइए, मैं एक नाम लिख रहा हूं, विदेशी पूंजी प्रवाह, फॉरेन कैपिटल फ्लो, ठीक है ना। फॉरेन कैपिटल फ्लो, फ्लो मतलब बहाव, विदेशी पूंजी का बहाव, जैसे पानी चलता है ना, पानी का बहाव। तो विदेशी पूंजी का बहाव ये हमारे देश में ज्यादा होगा तो फायदा होगा कि नुकसान होगा, बताइए, आप बताइए। फायदा होगा, ऑब्वियसली बात है, फायदा होगा। यदि कोई देश हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहा है तो हमें तो फायदा ही होगा ना। पैसा हमें दे रहा है, हम, वो अपना पैसा हमारे यहां लगा रहा है, तो हमें तो फायदा ही होगा। वो यहां कोई कंपनी खोल रहा है तो यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, समझे ना। तो हमें फायदा होता है, ठीक है। लेकिन ये जो 2023-24 का जो वित्त वर्ष रहा, फाइनेंशियल रहा, इसमें लगभग 3.5% की कमी आई है पिछले वित्त वर्ष की तुलना में। अर्थात हमारे यहां लोगों ने विदेशी निवेश क्या किया है, कम किया है, कम किया है, ठीक है। इसके कई कारण बताए गए हैं। इसके कारण है जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, ये एक कारण में रहा। इसके जो विश्व परिदृश्य के अंदर जो घटनाएं घटित हुई उसका प्रभाव रहा। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जिस दिन ये चीजें आ गई उस दिन ध्यान रखना वारे न्यारे कर देगी ये। और जो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो करके आ गया वो फिर सिलेक्ट होता है। क्योंकि देखो, यदि आप ये कहते हो
कि सबसे ज़्यादा एफडीआई 2023-24 में सिंगापुर ने किया। जिसका सिलेक्शन होता है लगभग उसको पता है ये बात, उस बच्चे को पता है कि सिंगापुर में नया अपडेट आ गया, ये उसको पता है ये। लेकिन इस बात का पता होना थोड़ा सा 50-50 हो जाता है। तो लिख दीजिए, एक स्टार डाल के लिख दीजिए, पिछले, ये ऐसे लिखो, वर्ष 2023-24, वर्ष 2023-24 में भारत में विदेशी पूंजी प्रवाह में लगभग 3.5% की कमी आई। चले 3.5% की। एक आपको ये ध्यान रखना है, ये एक तरीके से अब तक स्टैटिक रहेगा, आगे पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। ये जो वित्त वर्ष है 2021-22 का, ये एक ऐसा वित्त वर्ष है, इस वित्त वर्ष में भारत को अब तक का सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ। एक ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये फाइनेंशियर ऐसा है, सबसे ज्यादा जो एफडीआई है इसी काल में प्राप्त हुआ था 2021-22 में। में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ। होगी बात क्लियर? तो ये हो गया जी आपका एफडीआई या विदेशी निवेश भी कह सकते हो, पोर्टफोलियो निवेश। भाई विदेशी निवेश जो होता है, विदेश में रहने वाले या दूसरा देश हमारे देश में कितना इन्वेस्ट करता है उसकी बात हम कर रहे हैं। और उसके तहत दो प्रकार के होते हैं, पोर्टफोलियो और एफडीआई। पोर्टफोलियो में तो क्या होता है कि शेयर में भागीदारी होती है, मैनेजमेंट में भागीदारी नहीं होती है। इसमें मैनेजमेंट वगैरह सब आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। यदि यहाँ स्थित कंपनी को हायर करता है, उसको उसमें विलय कर देता है, उसको खरीद लेता है, तो उसे हम ब्राउनफील्ड एफडीआई बोलते हैं। यदि नई कंपनी स्थापित करता है तो उसे हम ग्रीनफील्ड कहते हैं। इस संबंध में जून 2024 के अंदर एक नवीनतम रिपोर्ट आई है पिछले वित्त वर्ष की, जिसको हम 23-24 कह सकते हो। उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सिंगापुर ने किया है, उसके बाद मॉरिशस है, तीसरे नंबर पर ये है। और यदि हम क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र, इतना ध्यान रखो। दूसरा दूरसंचार कह दो, टेलीकॉम, ये सब इसके अंदर ही आते हैं। फिर व्यापार आ जाता है, आउटसोर्सिंग भी आ जाती है। अब इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेवा क्षेत्र में 16% होता है, ठीक है ना। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपसे तो यहाँ तक कह देगा कि भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आता है, ध्यान रखना। ये इसी ऐसे देता है, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ऐसे दे देगा। इसी में ही उलझा देगा आपको और इसी में लुट जाएंगे कई। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एफडीआई किया है पिछले वित्त वर्ष में। दूसरे नंबर पर कौन सा है? कर्नाटक। और तीसरे नंबर पर है गुजरात। कुछ ज़्यादा ही जोश में आ रहे हो तो ये वाला आंकड़ा एक याद रख लेना कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 3.5% की कमी आई है। इसका अर्थ ये निकलता है कि 3.5% एफडीआई हमारे देश में कम हुआ है। इसका कारण विदेश में जो दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर जो अनियमितताएं चल रही थी, जैसे यूक्रेन युद्ध हो गया, अमेरिका चीन संघर्ष वगैरह ये चलता रहता है, रशिया वगैरह सब, इस कारण से ये दिक्कतें आ जाती हैं। समझ में आई जी बात सारी? तो ये हो गया जी आपका एफडीआई कंप्लीट।